हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 पढ़े थे हिस्ट्री में। इस क्लास में हम लोग आंग्ल सिख युद्ध को कवर करेंगे और साथ ही में सामाजिक धार्मिक को एक पॉइंट में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय का हम लोग पहला टॉपिक को कवर करेंगे नोट्स के साथ। मतलब नोट्स में हम लोग ये चीज़ को कवर करने वाले हैं आज के क्लास में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में हुई ब्रिटिशों की हार। मतलब कि प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था पंजाब और ब्रिटिशों में, मतलब अंग्रेजों में हुआ था, जिसमें जो अंग्रेज थे वो हार गए थे। ब्रिटिशों का सिंध और ग्वालियर का हड़पने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान तो जो मतलब ब्रिटिश थे वो सिंध और ग्वालियर को हड़पने के लिए एक सैन्य अभियान चलाए थे, जो पंजाब सम्राट की सीमा के पास ब्रिटिशों सैनिक का संख्या में वृद्धि हुई। और फिर उसके बाद पंजाब साम्राज्य की सीमा के बाद, जो पंजाब साम्राज्य की सीमा थी उसके बाद जो ब्रिटिशों की संख्या की जो सैनिक थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई, बढ़ी। जैसे कि आपको बता दें कि जब पंजाब में ये आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो यहाँ पर पंजाब जीत गए थे और ब्रिटिशों हार गए थे। यहाँ लिखा है ना कि अफगान में युद्ध हुई और ब्रिटिशों की हार। तो ब्रिटिशों की हार हुई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि लाहौर की संधि के कारण, मतलब लाहौर के संधि के साथ इस चीज़ को ख़त्म किया गया। कब किया गया था लाहौर के संधि? तो 1846 में, 1846 में लाहौर की संधि का हुआ था। तो आपसे कोई पूछेगा कि पंजाब सिख फर्स्ट प्रथम आंग्ल युद्ध किस संधि के अकॉर्डिंग खत्म हुआ था, अनुसार खत्म हुआ था? तो लाहौर संधि के अनुसार ये युद्ध खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या था? कि लाहौर की संधि और ब्रिटिश सेना का पंजाब न छोड़ना। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध का कारण ये पहला था कि लाहौर का संधि था पहला तो, और दूसरा था कि ब्रिटिश को पंजाब न छोड़ने की वजह से ये दूसरा दूसरा आंग्ल युद्ध का कारण बना। और तीसरा पॉइंट ये था कि रानी जिंदन के साथ अपमानजनक व्यवहार। तो वहाँ की जो रानी जिंदन थी उनके साथ ब्रिटिशों का अपमानजनक व्यवहार था, इसके वजह से दूसरा युद्ध का कारण बना। ये तीसरा पॉइंट है। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम हुआ कि पंजाब की हार तथा उसे डलहौजी द्वारा हड़पना। तो फिर सेकेंड बार में पंजाब की हार हो गई और डलहौजी द्वारा, जो लॉर्ड डलहौजी था, जो ब्रिटिश का ये था शासक था, जो ब्रिटिश का मेन मुख्य पर्सन था, उसके द्वारा पंजाब को हड़पा गया और ये पंजाब की हार हो गई। व्यापकत का सिद्धांत, मतलब कि इसमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का दायरे में, मतलब जो विस्तार हुआ था, जो क्षेत्र को विस्तार ये किया गया था, हड़पा गया था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो व्यापकत के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई ऐसे राजा का मामला सामने आता है जिसके राजा की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक अपराधी का उत्तराधिकारी के युद्ध की हुई है तो उसे फिर कंपनी द्वारा कब्जा किया जा सकता है। तो मतलब कि जो जहाँ का जो राजा है उसके उसका जो मृत्यु हो जाए तो बिना उत्तराधिकारी के कारण से, प्राकृतिक उत्तराधिकारी के कारण से हुई है, तो ये जो है इस जो वहाँ का क्षेत्र है, जैसे कि पंजाब है, तो पंजाब के जो राजा हैं उनका बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के कारण हुई है, तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो जो ब्रिटिश के मेन है, जो फिर ब्रिटिश लोग हैं, वो उसको हड़प लेंगे। तो ऐसे 7 ऐसे क्षेत्र हैं जो ब्रिटिशों द्वारा हड़पा गया था। तो पहला है व्यापकत के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया गया है। तो पहला है सतारा, जो 1848 में हड़पा गया। दूसरा है जैतपुर, जो 1849 में हड़पा गया। तीसरा है संभल, जो 1849 में हड़पा गया। और चौथा है बाघाट, जो 1850 में। और पांचवा है उदयपुर, जो 1852 में हड़पा गया। और दो ये मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछता है, ये है झांसी, जो 1853 में हड़पा गया। और लास्ट है नागपुर, जो 1854 में यानी 1854 में हड़पा गया। इस नीति के तहत 7 राज्य को हड़पा गया था। तो इस नीति के तहत जो कि उनके राजा बिना प्राकृतिक से इनका मृत्यु हो गया, बिना प्रकृति के किसी कारण से मृत्यु हो गई, तो उनको ये
मतलब उनका ये जो राज्य है हड़पा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, क्योंकि हम बोले थे कि हम लोग सामाजिक सुधार में हम लोग थोड़ा सा एक आंदोलन को उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग डीपीपी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का राजा राम मोहन राय, इनका एक छोटा सा ओवरव्यू हम बता दे रहे हैं। ये 15 साल की उम्र में ही जो मतलब सिख और बंगाल अरबी जो जितने भी मतलब संस्कृति ये सीख लिए थे, इतने मतलब ये सब भाषा ये बचपन में ही सीख लिए थे। और एक वर्षवाद के अनुसार मतलब ये मूर्ति पूजा जो होता था, देखिए एकावर्ष के ये शख्स मतलब समर्थक थे, मतलब बहुत ज़्यादा समर्थक थे। और राजा राम मोहन राय ने रूढ़िवादी हिंदू अनुष्ठान और मूर्ति का पूजा को बचपन में ही मतलब त्याग दिया था। जैसे कि हिंदू का जो ये मूर्ति पूजन होता है उसको ये बचपन में ही त्याग दिए थे। जबकि इनके जो पिता थे, जिनका नाम रामकंटो था, इनके पिता जो थे वो कट्टर हिंदू थे, मतलब इस चीज़ को कट्टर ब्राह्मण थे, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते थे और पूजा पाठ में वो रहते थे। बट इनके जो बेटा थे राजा राम मोहन राय, ये चीज़ का मतलब बचपन में ही 15 साल की उम्र में ही मतलब ये बचपन में ही चीज़ को त्याग दिए थे। तो चलिए इस पॉइंट को कवर करें। भारतीय पुनर्जागरण के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, प्रथम आधुनिक सुधारवादी, वे एकवर्षवाद के समर्थक थे। 1815 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना की। तो 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। किसने की? राजा राम मोहन रॉय। तो 1815 में कब की, कहाँ किए? आत्मीय तो आपको याद रखना है, जो हम बताएंगे, जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो आप अच्छा से रट लीजिएगा। 1815 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और 1828 में उन्होंने ब्रह सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह कहलाया। तो 1828 में ये उन्होंने ब्रह समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह कहलाया। ठीक है, ब्रह समाज कहलाया। आज का डीडीपी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के अंतर्गत समाप्त हुआ? तो हम आपको बताए थे कि लाहौर की संधि के अकॉर्डिंग अनुसार ये प्रथम सिख समाप्त हुआ था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने द्वितीय सिख युद्ध जीतकर पंजाब हड़पा? तो लॉर्ड डलहौजी। आपको तुरंत हम पता है, इस चीज़ को पढ़ाए भी हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब का दूसरा ये जो मतलब सेकेंड आंग्ल युद्ध हुआ था, पंजाब को हड़पा गया जीत कर। किसके द्वारा हड़पा गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के बेबकत के सिद्धांत का प्रथम शिखर निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो इसका 17 तो ये 17 होगा। भारत में रेलवे का संचालन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड डलहौजी के। तो लॉर्ड डलहौजी के मतलब समय में ही, ये शासनकाल में ही ये रेलवे का प्रारंभ हुआ था, मतलब विस्तार हुआ था रेलवे का, ये हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किन्हें माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। तो आपसे कोई पूछेगा कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किस बादशाह ने दी थी, किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम को राजा की उपाधि दी थी। तो आपको यहाँ पर बता दें कि राजा राम मोहन राय का कौन से क्या स्थापना किए थे। तो पहला किया था 1815 में, जो कलकत्ता में आत्मीय शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझिएगा। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। दूसरा था उनका 1825 में, जो उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और तीसरा था उनका 1828 में उन्होंने जो ब्रह सभा की स्थापना की थी। तो पहला था इनका 1815 में, जो कलकत्ता आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1825
1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज का स्थापना की थी और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये ओवरव्यू आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कि जो राजा राम मोहन रॉय के बाद जो धार्मिक सुधारक आए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।